अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। आज भी अडयाला जेल में मुलाकातों का दिन था और मुलाकात के लिए लोग इमरान खान साहब के पास पहुंचे। आज इमरान खान के लिए लाहौर से बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं और लाहौर से जो अच्छी खबरें हैं वो आपके साथ आज के इस व्लॉग में शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा बुरी खबर शेयर करते हैं और बुरी खबर हुकूमत के लिए है। और हुकूमत के लिए बुरी खबर यह है कि हुकूमत में घुमसान का रन है, लड़ाई बढ़ गई है, जिसको कहते हैं ना गल वध गई है मुख्तारिया। तो बात बहुत बढ़ चुकी है और बात कुछ इस अंदाज में बढ़ी है कि आसिफ अली जरदारी साहब का बर्थडे सालगिरह की तकरीबात लाहौर मीनार पाकिस्तान के मकाम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मनाने के लिए हुकूमत से दरख्वास्त की थी। लेकिन मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत ने आसिफ अली जरदारी की जो जन्मदिन की तकरीबात हैं वो मीनार पाकिस्तान पर मनाने से मना कर दिया है, इजाज़त नहीं दी गई। यानी वो गो हेड हुकूमत से नहीं मिला है। अब इस पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हैं वो खासे बरम है। खास तौर पे फैसल मीर साहब जो लाहौर में बड़े करता धरता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, हामिद मीर साहब के भाई हैं। वो ये कहते हैं कि हम तो कहेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग की हमायत से पीछे हट जाए, यानी नून लीग के साथ किसी भी तरह की जो बैकिंग है इस हुकूमत को वो फराहम ना करे। वो कहते हैं जब आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर आए तो मरियम बीबी की जानिब से आसिफ अली जरदारी यानी सदर का, जरदारी साहब का क्या, वो प्रेसिडेंट है, वो आईनी उहदेदार हैं, वो रियासत के सरबराह हैं, तो उनका इस्तकबाल करने के लिए चीफ मिनिस्टर पंजाब नहीं पहुंची। तो मामला तो बड़ा गड़बड़ है। और अब आसिफ अली जरदारी साहब की सालगिरह की तकरीबात हैं और फिर चीफ मिनिस्टर पंजाब नहीं आ रही हैं। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माबैन हालात तो ठीक नहीं है। हालात इस नहज पर हैं कि बातचीत भी नहीं हो रही है। और आसिफ अली जरदारी साहब जो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए हुए थे, अब आसिफ अली जरदारी साहब के बस में भी कुछ नहीं है, क्योंकि बिलावल बड़े सख्त नाराज हैं और बिलावल तो पाकिस्तानी नहीं आना चाहते। मुझे लगता है कि जब तक उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बना दिया जाता या जब तक वो कह रहे हैं अब्बास से कि हुकूमत से जान नहीं छूट जाती, नून लीग से आप किनारा कुछ इख्तियार नहीं करते और इस्टेब्लिशमेंट से खास तौर पर डिस्टेंस नहीं करते हैं, तब तक हम वापस आने के नहीं हैं। और ज़ाहिर है बड़े लाडले बेटे आसिफ जरदारी साहब के, अब बेटा बड़ा सख्त नाराज है। अब्बा जो है एक तरफ बेटे को भी रखना है, दूसरी तरफ हुकूमत को भी। पहले भी जब हुकूमत ली थी तो बिलावल को नाराज करके ली थी और आसिफ अली जरदारी साहब ने एन वक्त के ऊपर बिलावल को मना के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठाया था। अब बिलावल मानने के नहीं है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी दूसरी तरफ जिस तरह की अ, हथकंडे इस्तेमाल कर रही है या तरीक़ाकार है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आसिफ जरदारी साहब की तमाम तर चालों से वो बड़ी बखूबी वाकिफ़ हैं। उनको पता है कि आसिफ जरदारी साहब ने ज़मीन खींचनी है। वो कहते हैं ना, जरदारी साहब कह रहे हैं कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन उनको पता है कि जहाँ नवाज शरीफ साहब ने कदम बढ़ाया पीछे कोई भी नहीं होगा। नवाज शरीफ तो खुद रियलाइज़ करते हैं कि माजी में भी जब जब ये नारा लगा कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं, तो पीछे मुड़ के देखते कोई भी नहीं होता। तो अब भी जरदारी साहब पीछे मुड़ के नहीं होंगे। आपको याद होगा कि जरदारी साहब ने ईंट से ईंट बजा देने वाला एक पैगाम दिया था और उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ने जरदारी साहब की और पीपल्स पार्टी की ईंट से ईंट बजा दी थी। वो मशवरा मियाँ साहब ने दिया था और मियाँ साहब के उस मशवरे पर जरदारी साहब आ गए थे। मुझे नहीं वैसे समझ आती कि जरदारी साहब कैसे जज्बाती हो गए, हालांकि बड़े ठंडे मिजाज के आदमी हैं, और फिर मुल्क से बाहर जाना पड़ा। इसी तरह जरदारी साहब ने मियाँ साहब को मशवरा दिया था और मियाँ साहब जरदारी के कहने में आ गए थे और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जो कुछ हुआ था वो सबने देखा। तो ये गैर फितरी इत्तेहाद है, इसको टूटना तो है ही, यानी इसको मुंतशिर तो होना ही है। और अब रेजा रेजा तिनका तिनका मुंतशिर होता हुआ नजर भी आ रहा है। नंबर वन, ये सीधी सी बात है। अब दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला है, अदालतों से इंसाफ मिल रहा है। आज जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने 9 मई के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड का फैसला कलअदम करार दे दिया है। और सिर्फ कलअदम करार नहीं दिया, बल्कि साथ ही ये सवाल भी पूछा है कि किसी भी लीडर का एहतजाज की कॉल देना उसका जुर्म कैसे बन गया भाई। फिर आप ये कहते हैं कि इमारात के ऊपर अटैक हुआ और ये सारा कुछ हुआ, तो भाई इमरान खान साहब तो खुद जेल में थे, उन्होंने तो लीड नहीं किया, तो इमरान खान साहब के अगेंस्ट कैसे कार्रवाई होगी। और फिर आप ये कैसे करना चाहते हैं ये ट्रायल मिलिट्री कोर्ट और ये सब मामला। उन्होंने, प्रोसिक्यूटर ने कहा जी आप जरा चार्ज, प्रोसिक्यूटर को कहा गया जस्टिस तारिक सलीम शेख की तरफ से कि आप चार्ज पढ़ के सुनाएं। फिर प्रोसिक्यूटर साहब ने कहा कि सेक्शन 131 के तहत हुकूमत कार्रवाई का इंदिया रखती है। वो कहते हैं सेक्शन 131 को तो पहले ही कलअदम करार दे चुके हैं, तो इस सेक्शन के तहत, कानून के इस शिक के तहत आप इमरान खान के अगेंस्ट कैसे कार्रवाई कर सकते हैं। अब उसके बाद इंटरेस्टिंग मामला तो और भी है। वो कहते हैं कि पेमरा की तरफ से जो चीजें सामने आई हैं और वीडियो सामने आई उसमें, वो कहते हैं पेमरा अगर किसी लड़के को लड़की कहेगा तो फिर आप लड़की समझ लेंगे। ये कैसे हो सकता है कि पेमरा ने जो कह रहा है वो पेमरा के कहे को सच मान ले। तो इसका मतलब ये है कि जुडिशरी के अंदर से जो आवाज आ रही है वो आवाज बड़ी सख्त है। वो आवाज एस्टैब्लिशमेंट और इस हुकूमत के लिए बशमूल पीपल्स पार्टी पीएमएल ये दर्द सर बनी हुई है। तो आज ये 9, क्योंकि अब 9 मई के केसेस के ऊपर ही तो तकिया किया जा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज,
लाहौर हाई कोर्ट से ही इमरान खान साहब ने रुजू कर लिया है कि 9 मई के केसेस में हुकूमत उनको मिलिट्री हिरासत में देना चाहती है, तो हुकूमत को इमरान खान साहब को मिलिट्री हिरासत में देने से रोका जाए। अच्छा, जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब से जो सदा की गई कि जिस्मानी रिमांड इसलिए ज़रूरी है कि उनका पॉलीग्राफिक टेस्ट करना है। मगर जी अगर पॉलीग्राफिक टेस्ट या आपने फोटोग्रामेटिक टेस्ट करना है तो मुलजिम तो ऑलरेडी आपकी कस्टडी में है, इस वक्त रियासत की कस्टडी में है, तो आप पॉलीग्राफिक करें, फोटोग्रामेटिक, उसके लिए जिस्मानी रिमांड क्यों चाहिए? अच्छा, उसके बाद 9 मई के हवाले से इमरान खान साहब जो फोर्सी कर रहे हैं और कहा यह गया कि मिलिट्री हिरासत में, उन्होंने कहा कि जो मुझसे मंसूबे एक बयानिया बनाया जा रहा है कि मेरे कहने पर जीएचक्यू, तो ये बयानिया इसलिए बनाया जा रहा है कि इमरान खान के कहने पर लोग जीएचक्यू गए और इमरान खान ने कॉल दी। ऐसा कुछ भी नहीं है और इसको बेस बना के मेरी जो कस्टडी है वो मिलिट्री को देना मकसूद है, तो इस मामले को भी इस पर रोका जाए। अब लाहौर हाई कोर्ट से इस मामले पर भी रुजू कर लिए। उधर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के अगेंस्ट कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान से जो जुड़े हुए केसेस हैं उसमें ना बैठे, तो जजेस कमेटी से भी रुजू कर लिया है। जजेस कमेटी के अंदर जस्टिस काजी फायज ईसा हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। तो इस वक्त 2-1 का मामला लग रहा है जजेस कमेटी के अंदर भी। अब जजेस कमेटी के अंदर लाइकली 2-1 की अक्सरियत से ये मामला भी मंजूर हो जाता है, तो जस्टिस काजी फायज ईसा तो प्रैक्टिकली इमरान खान और इमरान खान के केसेस से दूर हो जाएंगे, क्योंकि जजेस कमेटी के पास ये इख्तियार है कि अगर वो कह दें कि जस्टिस काजी फायज ईसा इन बेंचेस का हिस्सा नहीं होंगे। और फिर उन्होंने कहा कि लगता ये है कि जस्टिस काजी फायज ईसा उस मामले की किड़ निकाल रहे हैं जिसमें हुकूमत ने, यानी मेरी जब हुकूमत थी 2019 में, हमने सदारती रेफरेंस बनाया था और आईनी और कानूनी माहिरीन से पूछकर बनाया था। तो लगता ये है कि उसको पर्सनल बना लिया। जो मिसेस सरीना ईसा हैं वो मेरे खिलाफ बातें करती थी और लगता ये है कि जो मिसेस सरीना ईसा कह रही हैं, काजी फायज ईसा ने भी उनके उस बयानिए को बाय कर लिया है और अब वो बुग़्ज़ और अनाद जो है वो मेरे ऊपर निकल रहा है। ये उन्होंने चार्जशीट रखी है अगेंस्ट जस्टिस काजी फायज ईसा, इसलिए वो कहते हैं कि ये पर्सनल हो रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मेरे केसेस से दूर रहे, और इससे पहले भी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो उनको ये डायरेक्शन दे चुकी है और फिर वो इसी मामले पर चैम्बर वर्क करते रहे हैं, मेरे केसेस का हिस्सा नहीं रहे। तो अब भी उनसे इस्तदा यही है कि मेरी केसेस से बराए मेहरबानी दूर हो जाएं। तो अब इसके ऊपर भी जजेस कमेटी बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला कर सकती है, और अगर ये फैसला होता है फिर 8 फरवरी के जो मामलात हैं डिस्क्रिपेंसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इलेक्शन के अंदर, अगर उसके अंदर जो है कोई बेंच बनता है और उसमें जस्टिस काजी फायज ईसा नहीं होते, तो फिर जुडिशरी ज़ाहिर है कोई धमाकेदार खबर भी जो है वो दे सकती है कि 8 फरवरी के जो बहुत सारे इलेक्शन हैं उनको कलअदम करार दे दिया जाए। फिर ये हुकूमत क्या करेगी? तो ये मामला इतना आसान नहीं है, यानी इतना सिंपल नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में जुडिशरी कोई भी जो रंग है वो दिखा सकती, कोई भी चमत्कार जो है वो हो सकता है। तो बानी पीटीआई को लेके बनी गाला के अंदर भी तैयारियां जारी हैं, वहाँ भी कमरों का रोगन हो रहा है, वहाँ पे भी रीवैम्पिंग हो रही है, रेनोवेशन चल रही है। तो आसार तो यही बता रहे हैं कि जो दिसंबर है वो बड़ा अहम होगा, खासतौर पे अक्टूबर गुजरते ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो मामलात हैं वो खासे आसान होना शुरू हो जाएंगे, जो मुश्किलात हैं वो थमना शुरू हो जाएंगी, और इमरान खान और पीटीआई के लिए जो रिवर्सल है, जो रिवर्स गियर है, यानी जो कम बैक है, पॉलिटिकल कम बैक, वो बड़ी तेजी से होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना यह कि सारे मामले को इस्टेब्लिशमेंट कैसे रोकती है, यानी जुडिशरी को नुकेल डालने के लिए, क्योंकि आज ही वो जो कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने वाला मामला था, सेनेटर रुबीना इरशद का जो बिल था उन्होंने वापस ले लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रेशर था कि हमारी सेनेटर ये बात कर रही है, तो उन्होंने कहा जी अब ये बिल क्योंकि जजेस की तादाद सुप्रीम कोर्ट में पूरी हो गई है तो गैर मौसर हो गया है। तो देखना यह है कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत जुडिशरी से कैसे निपटती है, लेकिन क्या कीजिए कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत भी अब सेम पेज पे नहीं है। प्लान इज नॉट द सेम एनी मोर। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।